पॉपुलेशन में तो हिंदू ज्यादा हैं, तो क्या सब रूल उन्हीं के हिसाब से चलेगा? ट्रेनों में भर भर के लाशें भेजी गई। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण नेहरू और जिन्ना थे? जब चुनाव हो ही गया था तो फैसला भी हो ही जाना चाहिए था। इधर एक बड़ा नेता जिन्ना था जिसने पाकिस्तान की मांग रखी और उधर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रखी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर, उनसे भी आज़ादी अगर मिल गई थी तो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा क्यों हुआ? बड़े बड़े लोग थे तो क्यों नहीं रुक पाए इस पार्टीशन को? कई साल हो गए इस पार्टीशन को, लेकिन आज भी नोक झोंक होती रहती। इसका जड़ कौन है, आइए बात करते हैं हम इस वीडियो में। इस बंटवारे से जैसे हिंदुस्तान में जिन्ना को गलत बोला जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में नेहरू को गलत बोला जाता है। इससे पंजाब के इलाकों में लगभग 20 लाख लोगों की जान गई थी, जिसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों थे। कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए। कराची के एक गांव में एक बिजनेसमैन रहता है जिसके घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा जाता है। ये उस टाइम का सबसे मेन आदमी होता है। जैसे जैसे जिन्ना बड़ा होता है वो लोगों की पढ़ाई करने के लिए लंदन चला जाता है और वहीं से पढ़ाई पूरी करता है। साल 1896 में वो लंदन से कराची वापस आता है नए तरीके से अपने पिता का बिजनेस संभालने के लिए। अब उसी टाइम आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उससे इनको कोई मतलब नहीं था। अब ब्रिटिश कहीं इनडायरेक्टली कहीं डायरेक्टली रूल कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और सब एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। साल 1910 में फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों का जीना मुश्किल करने लगे थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़ रहे थे और ज़्यादा विरोध इनका बंगाल के साइड से हो रहा था। उस टाइम बिहार, बंगाल और झारखंड तीनों एक ही में मिले थे। यहाँ पे अच्छे लॉयर और पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा थे और ब्रिटिश अब यहाँ से बहुत परेशान और गुस्से में रहा करते थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल में एक नए गवर्नर को भेजा जिसका नाम लॉर्ड कर्जन होता है। वह बंगाल में रहकर बहुत कुछ सीख चुका था। वो जानता था कि इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसे अलग करना है। अब वह हिंदू मुस्लिम के नाम पर दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करने लगता है और उनको आपस में भड़का कर लड़वाने की कोशिश करता है। अब लॉर्ड कर्जन एक स्टम्प बनाता है जिसमें बंगाल बहुत बड़ा था, उसे 2 भागों में बांटता है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, ताकि उनका विरोध ना हो पाए। ईस्ट के साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट के साइड हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब इनको 2 भागों में बांट देता है, एक तरफ मुस्लिम हो गए और दूसरी तरफ हिंदू। ये जब दोनों एक थे तो अपना धरना प्रदर्शन एक साथ किया करते थे, लेकिन बंटवारे की वजह से ये अपना धरना प्रदर्शन अलग करते हैं और हिंदू अपना धरना प्रदर्शन अलग करते हैं। और ये देखकर मुस्लिम के दिमाग में ये आता है कि कांग्रेस इन्हें 6% ही अपनी पार्टी में रखी है, लेकिन मेजोरिटी में तो बहुत ज्यादा हिंदू थे उसमें। उन्हें लगा अगर हम आजाद भी हो गए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तब रूल भी उन्हीं का चलेगा। सब इसी तरह चल रहा था, लेकिन राजनीति में एक भयंकर तूफान आता है जिसका नाम जिन्ना कहा जाता है और ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और सेकुलर बातें किया करते हैं। अब साल 1906 में मुस्लिम की एक नई पार्टी आती है जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा जाता है। पहले जो था कांग्रेस ही हिंदू मुस्लिम दोनों की बातें ब्रिटिश के सामने रखती थी, लेकिन फिर मुस्लिम लीग के आने के बाद मुस्लिम अपना बात खुद ब्रिटिश सरकार के सामने रखने लगती है। अब इनका ये था कि मुस्लिम की जो भी बातें हैं ये ब्रिटिश सरकार के सामने रखेंगी। कुछ दिन बाद मुस्लिम पॉपुलेशन जो मुस्लिम लीग थी वो ब्रिटिश के सामने एक बात रखती है, उनसे कहती है मुझे सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। इसका मतलब ये था कि जिस एरिया में पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होगी उस एरिया में उसी का कैंडिडेट खड़ा होगा। अब ब्रिटिश काउंसिल सेपरेट इलेक्टोरल को अपने एरिया में पारित कर देती है ताकि मुस्लिम भी अपनी मेजोरिटी लीडर बना सके। सेपरेट इलेक्टोरल की वजह से मुस्लिम लीग बहुत जल्दी कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें टक्कर भी देने लगती है। तभी मोहम्मद अली जिन्ना उसी टाइम मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों पार्टियों को मेंटेन करना चाहते थे और अंग्रेजों के खिलाफ दोनों पार्टियों को एक करना चाहते हैं। इससे कांग्रेस भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो मुस्लिम पार्टियों को हमेशा एक साथ मिलाना चाहती है। फिर कुछ दिन बाद एक लखनऊ एक्ट आता है जिसमें दोनों पार्टियां आपस में सुलह करती हैं और एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती हैं। और उसी समय गांधी जी का भी आगमन होता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया वापस आ चुके थे और ये आंदोलनों की शुरुआत करने लगते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन निकाला था जिसे 1922 में खत्म करना पड़ा और बारदौली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह ये करने लगे। ये सब देख के जिन्ना को किसी भी पार्टी में मेन रोल नहीं मिल रहा था।
कांग्रेस में महात्मा गांधी हो चुके थे और मुस्लिम लीग में एक और थे। वो इससे नाराज होकर लंदन चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। उस समय वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी, इसीलिए ब्रिटिश काउंसिल ने इंडिया गवर्नमेंट से कहा कि आप मुझे मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ना चाहता हूँ। तो उसी समय महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश कमजोर पड़ रही थी, इसीलिए वो मान जाती है और कहते हैं कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भारत को छोड़ देंगे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओटोमन से जीतकर ब्रिटिश अपना मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना चाहती। इसका इंडिया में प्रोटेस्ट भी होता है और इंडिया में इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कहा कि हम आपका इस आंदोलन में साथ देंगे और अंग्रेजों को भगाने में पूरी मदद करेंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों से अपील की और कहा कि आप दोनों एक साथ खड़े हों और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ खड़े हो गए और कांग्रेस को सपोर्ट भी करने लगे। लेकिन सावरकर ने काम खराब किया। उसने अपनी बुक में हिंदू राष्ट्र की मांग रख दी। इससे दोनों में तंज बढ़ने लगा और ये दोनों पार्टियां अलग अलग होने लगी। और फिर आरएसएस भी आ जाती है, कांग्रेस को हिंदू पार्टी बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती है। फिर लियाकत अली ने लंदन जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया और कहा कि आप मुस्लिम लीग के मेन लीडर के रूप में रहें, इंडिया का सिचुएशन खराब होता जा रहा है। और वह इंडिया आकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है और मुस्लिम लीग के सारे रूल को मॉडिफाई करता है। अब 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इंडिया नेता से बगैर पूछे हुए इंडिया को वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर देते हैं। तब ये कंडीशन रखी जाती है कि जब आप वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो इंडिया को पूरी तरह आजाद कर देंगे। अब इसमें बहुत मुशक्कत के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों इन्वॉल्व होती है और मुस्लिम ये बात रखते हैं कि हमारे मेजोरिटी के हिसाब से ही हमारा देश दे दिया जाएगा। अब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और अंग्रेज भारत देश को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह भी थी कि इंडियन सोल्जर उनके सोल्जरों में भी शामिल थे। उन्हें लग रहा था खून रेजी ना हो जाए, कहीं वो उनके सोल्जर पर अटैक ना कर। अब इनको यहाँ से जाना एक मजबूरी हो चुका था। अब ब्रिटेन के पीएम इंडिया को आजाद करना चाहते थे और यहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन जिन्ना और नेहरू जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्ना एक अलग कंट्री पाकिस्तान की मांग रख रहा था, लेकिन इसके लिए नेहरू एग्री नहीं थे। ये सब देखते हुए ब्रिटेन से अधिकारी आते हैं और बारी बारी सब नेताओं से बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा था और ब्रिटिश भी यहाँ से जाने के लिए बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। अब 1946 में भारत में हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगा स्टार्ट हो जाता है। हर रोज हजारों लोगों की जाने जा रही थी, लेकिन नेहरू और जिन्ना अपनी बातों पे अड़े थे। अब ब्रिटिश ये सब देखकर एक अनाउंस करते हैं कि हम 6 जुलाई 1948 को भारत छोड़कर चले जाएंगे, फिर सारे स्टेट स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सब देख के नेहरू को शौक लगता है। हम 2 देश बनाना नहीं चाहते हैं और ये अंग्रेज कई सारे देश बना देंगे, इससे और दंगा बढ़ जाएगा। अब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के लिए नेहरू भी तैयार हो जाते हैं। अब ब्रिटेन से एक अधिकारी बुलाया जाता है जो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने की तैयारी करने लगता है। जिन्ना कहता है कि मैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर हूँ, हमें जनसंख्या के हिसाब से पार्टीशन करना है। लेकिन कई मुस्लिम नेता उस टाइम कांग्रेस में भी थे, जैसे कलाम आजाद कहते हैं कि हम आपके नीचे नहीं रहेंगे, आप हमारे कब से लीडर होने लगे, हम इंडिया में ही रहेंगे और हमारा देश यही है। इसीलिए जिन्ना को कम क्षेत्र मिलता है और सिख भी जाने के लिए मना कर देते हैं, जिसके चलते मुस्लिम और सिख क्षेत्र के लोग इंडिया में ही रहते हैं, जिसे पाकिस्तान का क्षेत्र बहुत कम होता है। अब ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना देते हैं और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर देते हैं। लेकिन अभी भी रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश का ही चलता था, क्योंकि उस टाइम इंडिया का संविधान नहीं बना था। इसी को देखते हुए अंग्रेज अपना रूल लगाते हैं। अब संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है और 2 साल 4 महीने में संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं।